छोटे से गांव में मदन नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। मदन अपने खेत में खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मदन की लड़की की शादी तय हो गई थी। अरे गोपाल, सुनो, तुम्हारी माँ और मैं सरिता की शादी का निमंत्रण देने तुम्हारे नानी के गांव जा रहे हैं। शाम तक लौट आएंगे, तब तक घर का ख्याल रख लेना। अरे पिताजी, आप क्यों जा रहे हैं? आप कहे तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, हमारे घर की पहली शादी है। तुम अकेले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम दोनों जाकर शादी का निमंत्रण देकर आते हैं। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। दोनों भाई बहन अपने माँ बाप के आने की राह देख रहे होते हैं। तभी वहां एक आदमी आकर बोलता है, अरे गोपाल, गजब हो गया। जिस बस से तुम्हारे माँ बाप वापस लौट कर आ रहे थे, उस बस का खाई में गिरकर भी क्षण अपघात हो गया और पता चला है कि उसे बस में कोई जिंदा नहीं बचा। इतना सुनते ही सरिता और गोपाल के पैर के नीचे से जैसे जमीन ही निकल जाती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। अंतिम संस्कार किया जाता है। 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर गोपाल का चाचा बोलता है, अरे बेटा, अब तुमको संभालना पड़ेगा। अब सारी जिम्मेदारियां तुमको ही निभानी पड़ेगी। तुम्हारे माता पिता का सपना था कि सरिता की शादी धूमधाम से हो और तुम्हें यह सपना पूर्ण करना पड़ेगा। नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। और तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर धूमधाम से सरिता की शादी करेंगे। हम ये शादी टूटने नहीं देंगे। चाची दूर से ही यह सब बातें सुन रही होती है। ये तुम बाहर क्या बातें कर रहे थे? बड़े आए सरिता की शादी करने वाले। हमारे पास क्या खजाना है जो तुम शादी के लिए इतना आगे आगे कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। गोपाल देख लेगा। अरे भाग्यवाना, तुम यह क्या बात कर रही हो? वो कोई गैर नहीं, मेरे सगे भाई का लड़का है। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अभी उसका बुरा वक्त है तो हमें ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। सुन लो जी, वो मैं ऐसी कुछ नहीं जानती। अगर आपने उसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। बता दे रही हूं। हाँ, आपको जो करना है कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। चाचा सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद गोपाल के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, अरे गोपाल बेटा, तुम्हारी चाची की माँ की तबीयत जरा ज्यादा ही खराब हो गई है तो हमें तुरंत ही निकालना पड़ेगा। हाँ चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो आप चाची को लेकर अब भी चले जाइए। ये सब कहकर चाचा वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लड़के वालों के यहाँ सरिता की होने वाली सास कहती है, अजी सुनते हो, मुझे लगता है हमने हमारे लड़के की शादी तय करते वक्त थोड़ा कम दहेज मांग लिया है, क्योंकि मेरी एक रिश्तेदार मुझे कह रही थी कि अगर तुम मेरे पहचान में शादी करवाती तो मैं इससे भी ज्यादा दहेज दिला कर देती। क्या आपको नहीं लगता कि हमने दहेज थोड़ा काम ले लिया है? पर भाग्यवान, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो शादी तय हो चुकी है और शादी तय करते वक्त हमने दहेज भी तय कर लिया है। अब दहेज को बढ़ाया नहीं किया जा सकता। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर आप अगर मेरी बात माने तो मेरे पास एक तरकीब है, क्योंकि जिस दिन सरिता के पिताजी दहेज लेकर आए थे तब गोपाल उनके साथ तो नहीं आया था। हम उसे कह देंगे कि तुम्हारे पिताजी ने 300 नहीं, सिर्फ 10,000 ही दिए थे। हाँ, तुम सही कह रही हो। यही अच्छा मौका है उनसे और पैसे निकलवाने का। मैं कल ही उनके घर जाता हूँ। अगली सुबह सरिता का होने वाला ससुर वहां पहुंचता है और बोलता है, अरे गोपाल बेटा, कैसे हो? मैं बहुत दिनों से आने की सोच रहा था, पर इतना सब कुछ हो गया तो तब मैं शादी की बात को आगे बढ़ाना सही नहीं समझा। लेकिन कभी ना कभी तो हमें यह करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि कुछ बातें अभी तुमसे लेनी चाहिए। अभी घर में तुम ही एक बड़े हो तो तुम्हें ही सारे फैसले करने पड़ेंगे और अब तुम्हारे पिताजी की जगह पर तुम ही हो तो मुझे तुमसे ही बात करनी होगी। बोलिए ना, क्या बात है? वो क्या है ना, जब तुम्हारे पिताजी दहेज देने आए थे तो उन्होंने सिर्फ 10,000 ही दिए थे। 20,000 शादी से पहले दे देंगे, ऐसा वादा किया था। ये आप क्या बात कर रहे हैं? पर मेरे पिताजी ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। हाँ बेटा, पर तुम तो वहां नहीं थे ना, तुम तो पढ़ाई के लिए बाहर गए थे। शायद तुम्हें नहीं बताया होगा। पर क्या करें, जो है तय हुआ था उसी तरह से ही होगा। अब बाकी के 20,000 तुम्हें ही देने पड़ेंगे। और एक बात,
मैं तुम्हें बताऊं, हमारे कुछ रिश्तेदार तो और ज्यादा दहेज देने को तैयार थे, पर हमने उनकी ना सुनकर यहाँ रिश्ता तय कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम हमारा इतना मान तो रख लोगे। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करके 20,000 का इंतजाम कर दूंगा। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर लड़के का बाप वहां से चला जाता है। तभी सरिता गोपाल से बोलती है, भैया मैं यह शादी नहीं करूंगी। क्यों, क्या हो गया सरिता? आप इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? और अब तो माँ बाप भी नहीं है, आप अपने आप का ख्याल कैसे रखोगे? मैं चली जाऊंगी तो आप अकेले पड़ जाओगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी शादी नहीं करना चाहती। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम क्यों इतना फिक्र कर रही हो? मैं सब संभाल लूंगा। और तुम्हारी शादी धूमाधाम से करवाने की हमारे माता पिता की आखिरी ख्वाहिश थी। अगर तुमने ही मना कर दिया तो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और क्या तुम खुश नहीं देखना चाहती? अगर मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पाया तो वह मुझसे नाराज हो जाएंगे। और तुम क्यों चिंता करती हो? मैं सब संभाल लूंगा। हमारे पास खेत है ना, मैं हमारे खेत में बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हारे दहेज के पैसे जमा कर लूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। गोपाल खेती करने के लिए खेत में जाता है तो वहां से धनीराम आकर बोलता है, रुको गोपाल, तुम इस जमीना पर खेती नहीं कर सकते। क्यों धनीराम जी, यह जमीन मेरी है, मैं मेरी ही जमीन पर खेती नहीं कर सकता? इसका क्या मतलब है? ये जमीन तुम्हारी है? नहीं। ठीक, अब ये जमीन मेरी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? होश में तो है, ये जमीन मेरी है, मैं तो पूरे होश में हूं। लगता है तुम ही होश में नहीं हो। अपने माँ बाप को खोने की वजह से तुमने होश खो दिया है। मेरी ही जमीन पर खड़े होकर मुझसे बहस करते हो। ये क्या बकवास है? ये जमीन मेरी है। आप इसे अपनी जमीन कैसे कह सकते हैं? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारी बहन की शादी के लिए यह जमीन बेचकर पैसे लिए हैं, इसीलिए यह जमीन अब मेरी है। यह सरासर झूठ है धनीराम। मेरे पिताजी ने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। अगर ऐसा होता तो वह मुझे बताते, और वैसे भी मेरे पिताजी को पैसे लेने की जरूरत थी ही नहीं। उनके पास पैसे थे। अगर उन्हें पैसे ही चाहिए होते तो वह जमीन गिरवी रखते, ना कि उसे बेच देते। मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे जमीन के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर ऐसा सचमुच हुआ होता तो वह मुझे बताते। तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब नाटक मेरे सामने मत करो। ये तेरे लिए जमीन आए थे, जमीन अब मेरी है और इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। निकलो यहां से धनीराम, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। मेरे माँ बाप के गुजरने का फायदा उठा रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह जमीन तुम्हारी है? और मेरे पिताजी ने तुमसे पैसे लिए थे। मेरे पास सबूत है, यह जमीन मेरे नाम पर है। इसके कागजात भी मेरे पास है। उस पर साफ साफ लिखा है कि यह जमीन अब मेरी है। मैं ही इस जगह का मालिक हूँ। अब निकलो यहाँ से। यह सरासर झूठ है, गलत है धनीराम। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं पंचायत में जाऊंगा। अरे जाओ जाओ, जिसके पास जाना है। अब जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी। तुम कुछ भी कर लो, ये जमीन मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। इसके बदले में तुम्हारे पिताजी को पैसे दे चुका हूं। गोपाल गुस्से से घर जाता है। बहन पूछती है, क्या हुआ भैया, आप जल्दी आ गए और बहुत गुस्से में भी लग रहे हो। कोई बात हुई है क्या? सरिता, हमारे माँ बाप के गुजरने का लोग फायदा उठा रहे हैं। वह सेठ धनीराम हमारी जमीन को अपनी जमीन बोल रहा है, जबकि पिताजी ने उसे कोई जमीन नहीं बेची है। फिर भी कहता है कि पिताजी ने उससे जमीन बेचकर पैसे लिए हैं। अगर ऐसा ही होता तो पिताजी हमें इस बारे में बताते। यह सारा सब झूठ है। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि पिताजी जमीन बेच सकते हैं। अरे वह जमीन कितनी पुरानी है और कितनी उपजाऊ है। पिताजी उसे जमीन को कभी बेच ही नहीं सकते। वही तो हमारे जीने का सहारा है। भैया अब हम क्या करेंगे? वो जमीन वापस कैसे लेंगे सरिता? उस जमीन के कागजात हमारे पास होंगे ना। जाओ, जाकर तुम देखो और मुझे दे दो। मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूँ भैया, वो कागजात नहीं मिल रहे। मैंने पूरे घर में ढूंढा, घर में कागजात नहीं है क्या?